मिला है सर? मैं मैसेज मिला ना? ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को पता है सर, आज सैटरडे है और सैटरडे मॉर्निंग का मतलब है हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बात करेंगे, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोग फंडामेंटल्स में लास्ट वीक क्या पढ़े थे। लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था सर कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक फंडा है सर। मतलब फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है। अगर किसी ने मिस किया है तो ज़रूर एक बार गो थ्रू कर ले। अच्छा, मुझे शायद असीमा ने कुछ सवाल किया था। असीमा ने मुझे पूछा था कि सर, क्या क्या पूछा था असीमा? कोई क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया था? इलस्ट्रेशन 2। यस सर। इलस्ट्रेशन 2 में क्या प्रॉब्लम था? इलस्ट्रेशन 2 का 4 नंबर सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का पहला नंबर, दिस वन। ये वाला सर, बोलो। स्क्रीन शेयर है ना? मेरा आवाज आ रहा है सर? स्क्रीन सर। शेयर है? ओके। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट समझ में नहीं आया था? ये जो इलस्ट्रेशन 2 का ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था, यही ना? अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये होमवर्क था सर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करने का। ये होमवर्क था। अब मैं फिर से आपको कैपिटल रेवेन्यू के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट 2 क्लास में कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात कर चुका। उसमें मैंने आपको एक्सपेंडिचर एज वेल एज रिसिप्ट, ठीक है, ये कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, और जब बिजनेस कैपिटल पेमेंट करता है या कैपिटल रिसिप्ट करता है तो उसे किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, है ना, वो किस तरह से उसे ट्रीट करते हैं, एज वेल एज रेवेन्यू के बारे में कि आप रेवेन्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को। ये मैंने डिस्कशंस आप लोगों के साथ लास्ट 2 क्लासेस में किया है। और फिर लास्ट दिन मैंने इलस्ट्रेशंस भी कुछ करवाया और मैंने बोला था कि इलस्ट्रेशन 2 को घर पे करने के लिए। आई थिंक बाकी सभी ने किया होगा। असीमा ने मुझे सॉल्व करके भेजा भी है। और असीमा का दिक्कत ये है कि इलस्ट्रेशन 2 का पॉइंट नंबर 1 थोड़ा बता दो। चलो बता दे रहे हैं सर। सर क्वेश्चन क्या सर था? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4। ओके, अच्छा। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन लिमिटेड, कंपनी का नाम सुना है सर? ये बीएसएनएल का ही एक पार्ट था। ये मुंबई में बहुत चलता था, एमटीएनएल बोल के, ठीक है। अभी भी चलता है, बट अभी उसका फंक्शन थोड़ा पहले से कम हो गया है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। मतलब सिंपल बात है, चाहे वो एमटीएनएल हो या फिर टाटा का हो, मतलब टाटा टेलीकॉम हो या रिलायंस जियो हो, आप अपने घर में टेलीफोन लाइन लेना चाहते हैं या इंटरनेट लाइन लेना चाहते हैं और उसके लिए आपने 8,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस भर रहे हो। तो क्वेश्चन वेरी सिंपल है सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है? बोलो, क्या क्या लगता है, ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है, और क्यों है? प्लीज ट्राई करना सर, कोई भी। हाँ बोलो सर। सर कैपिटल। क्यों कैपिटल, क्यों? কারণ স্যার ওটা তো বছরে তো একবার লাগালে ওটা কয়েক বছর চলবে না, ওই জন্য। मतलब बेसिकली, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। আর তো করতে হবে না। बार बार करने का जरूरत नहीं है ना? हाँ। ये सर, मतलब इट्स लाइक कि ये जो मनी डिपॉजिटेड विद एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ये कोई खर्चा नहीं है। दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एक्चुअल टेलीफोन बिल्स। मतलब क्या होता है कि जब कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस भरा जाता है तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि ये कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है। मतलब आप शायद सोच रहे हो सर यहाँ पर तो ये नॉट एक्सपेंडिचर बोला है, मतलब रेवेन्यू नहीं है, इसलिए बोला कि ये रेगुलर एक्सपेंस के अंदर नहीं है। मतलब ये कंपनी क्या है
कि ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मनी डिपॉजिटेड विद एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट। मतलब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो कि आप अपना टेलीफोन का यूज करने के लिए आप एक एडवांस अमाउंट पे कर रहे हो। और ये पहले होता था सर, अभी भी होता है किसी किसी कंपनी का, कि आप एक एडवांस अमाउंट जमा करते हो और कंपनी आपको बोलता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री हैं, आप बस एडवांस अमाउंट जमा करके अगला 2 महीने तक आप ये अमाउंट को यूज कर सकते हो। तो इट इज दिस इज लाइक कि आप ये पर्टिकुलर जो बेनिफिट है ये एसेट की तरह एडवांस पेमेंट आपने कर दिया, 8,000 का अमाउंट आपने पेमेंट कर दिया। अब 8,000 का अमाउंट पेमेंट करके अब आगे आके जैसे जैसे आप टेलीफोन यूज करोगे ना, तो टेलीफोन यूज करते करते आपके फर्दर जो बिल आएगा उसके साथ ही 8,000 को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज लाइक कि ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। मतलब इसका नेचर रेवेन्यू तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इसको लंबा समय के लिए यूज करोगे। और दूसरा पॉइंट है कि मतलब रेवेन्यू तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट इज दैट कि इसे हम लोग प्रॉपर वे में एक्सपेंडिचर भी नहीं मान सकते, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई इंटरनेट का इंस्टॉलेशन चार्जेस लेता है, कोई क्या बोलते हैं उसको, टेलीफोन लाइन का इंस्टॉलेशन लेता है ना, तो मानो कि आपने 5,000 का इंस्टॉलेशन फीस भरा है ना, तो वो क्या करता है कंपनी, ज्यादातर केस में देखना, ठीक है, ज्यादातर केस में, कि वो जो पर्टिकुलर चार्जेस है ना वो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आप अपने ही फोन के बिल के साथ वो खर्चा कर लो। तो बेसिकली फोन का जो बिल आप भरोगे ना वो खर्चा होगा, बट आपने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस भरा इसको प्रॉपर वे में हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते। इसीलिए आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सर मनी डिपॉजिटेड विद एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एक्चुअल टेलीफोन बिल। ठीक है, अब समय के साथ साथ एक्चुअल टेलीफोन बिल के साथ धीरे धीरे राइट ऑफ कर लिया जाएगा। तो बेसिकली एक तरह का एडवांस कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों को पता होगा सर, मैंने जर्नल एंट्री के टाइम पे भी बोला था कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज का एडवांस पेमेंट कर देते हो तो एडवांस पेमेंट को हम लोग एसेट मानते हैं। ये सर नो, प्लीज टेल मी सर, किसी भी चीज का एडवांस एसेट होता है। मतलब जैसे मानो कि आप टेलीफोन बिल एडवांस में पे कर रहे हो, या फिर आप डॉक्टर का फीस एडवांस में पे कर रहे हो, या फिर आप टीचर का फीस एडवांस में पे कर रहे हो। एडवांस पेमेंट क्या होता है? एडवांस पेमेंट एसेट इसलिए काउंट करते हैं अकाउंट्स उसको, क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये सर नो, यस सर। मतलब है ना, जैसे मानो आपने रूम रेंट लिया, ये जर्नल एंट्री के क्लासेस में जब हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास किए हैं सर, आप देखना फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। जब हम लोग अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ अकाउंट का अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे, वहां पर भी मैंने इसके बारे में बात किया था कि अगर मानो कि तुमने पीजी में रहते हो, ठीक है, तो पीजी का रूम रेंट भरते हो कि नहीं भरते हो? हाँ सर। तो पीजी का रेंट क्या मतलब मंथ के एंड पे भरा जाता है कि मंथ के स्टार्टिंग में भरा जाता है? नॉर्मली मतलब पीजी ओनर आपसे स्टार्टिंग में ही पैसा ले लेता है ना। मतलब ये भी सुविधा है कि अगर आप पीजी ओनर को मंथ के स्टार्टिंग में पेमेंट कर देते हो तो अगला 1 मंथ के लिए वो पीजी आपका। अब आप बोलोगे सर ये मेरा खर्चा है, यस दिस इज योर खर्चा, बट अगर आप उसमें उसको एडवांस लेवल में पे करते हो ना, तो उसे एसेट ट्रीट करते हैं, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हाँ, बाद में वो खर्चा जरूर बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात की ये टेलीफोन इंस्टॉलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये वन टाइम एक्सपेंस है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक ही बार चार्ज देना पड़ता है, बाद में तो आप रिन्यूअल करते रहते हो। लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है इसको हम कैपिटल नेचर का ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एडवांस में पेमेंट हुआ है, तो इसे हम लोग एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते, इसे हम लोग एडवांस, क्योंकि एडवांस पेमेंट है तो एसेट ट्रीट करेंगे। समझ में आया सर, या अभी भी बोलो समझ में नहीं आया? मतलब ये बेसिक नेचर है कि हम लोग एडवांस पे करने से उसको एसेट मान लेते हैं। और दूसरा पॉइंट जो सुरजीत ने भी बोला था, अच्छा बोला था सर, क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंस होता है ना, किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के टाइम पे जो खर्चा हम करते हैं, जैसे कि ये रिन्यूअल खर्चा जो है ये एक ही बार करना है सर, और इसका बेनिफिट हमें आगे लंबा समय तक लेना है। तो ये एक तरह का कैपिटल नेचर का ही खर्चा होगा। लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे आपके टेलीफोन बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और क्योंकि आपने इसको एडवांस में पेमेंट किया, तो एडवांस पेमेंट इज एन एसेट, ठीक है, इसीलिए इसे खर्चा नहीं एसेट ट्रीट किया गया। ये बोझा गया लो बेटा, समझ में आया?
यस सर। असीमा बोलो। असीमा का क्या नेटवर्क इशू हो गया? आयन, सभी का नेटवर्क इशू है। यस सर, यस सर। बोझा कैसे? साहिल साहिल Yes, साहिल sir. का आवाज नहीं आ रहा है। असीमा Yes. समझ में आया आपको? हेलो असीमा, मेरा आवाज आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है, अगर आवाज आ रहा है तो ठीक है, अगर ना भी आया तो बाद में आप रिकॉर्डेड एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्यों यहाँ पर इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक न्यू टॉपिक में लेके जा रहा हूँ सर। ठीक है, अब जरा देखें, एक फ्रेश टॉपिक। असीमा, आई थिंक आपको मेरा आवाज आ रहा होगा, और मैंने आपको अभी समझाया ये टॉपिक में। अगर बाई चांस आपने नहीं था उस टाइम पे ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, आप एक बार बाद में जरूर इसको गो थ्रू कीजिएगा। सर आज ना अकाउंट्स में एक न्यू कॉन्सेप्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नाम सुना है आप लोगों ने? इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पहले सुना है कि नहीं सुना? अकाउंट्स जो लोग ऑलरेडी एडवांस लेवल अकाउंट्स करते हो, वहां पर जरूर इस पॉइंट पे डिस्कस किया होगा मैम आपके साथ। अरे किया है कि नहीं किया है, बोलो। हाँ सर, किया है। यस सर, चलो देखते हैं। तो ये क्या है, ये सर कॉन्टिंजेंट। हाँ बोलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है सर, वो कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का पॉइंट है। स्मॉल टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अकाउंट्स का प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी एक चर्चा है। मतलब अकाउंटेंसी में हमारे सामने ना ये कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम करता है। अब कैसा प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कैसे होगा वो तो आपको आगे आगे समझ में आएगा, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है सर, कंटिंजेंट का मतलब क्या है, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब है। इन सिंपल कहा जाए, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कॉन्टिंजेंट एसेट क्या है, बोलते हैं कि पॉसिबल एसेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। मतलब अगर भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो ये एसेट बनेगा, अदरवाइज नहीं। सर ये कैसा बात हुआ, भविष्य के साथ क्या कनेक्शन? सर कनेक्शन है, फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं आपको आगे आगे एग्जांपल दूंगा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगा सर। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, और यहाँ पर हमें ये कंटिंजेंट का मतलब समझना है। ऐसे कंटिंजेंट के बारे में हम लोग बिजनेस लॉ में भी पढ़े हैं। जो लोग बिजनेस लॉ में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो, वहां पर हम लोग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात किए हैं। याद है सर आप लोगों को, किसी को भी? जो लोग बिजनेस लॉ क्लास करते हो, जो मंडे होता है सर, मंडे इवनिंग वाला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहां पर मैंने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया था। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अब क्वासी छोड़ दो, लेकिन वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। मतलब भविष्य में होगा तो एसेट हो सकता है या लायबिलिटी हो सकता है। तो फ्यूचर इवेंट पे अगर कोई चीज डिपेंड करता है, उस एसेट या लायबिलिटी होने का कैरेक्टर उस पर छुपा रहता है। अब देखो सर कैसे फ्यूचर इवेंट, तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन कहता है a possible asset arises from past events and their existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event। अब ऐसा फ्यूचर इवेंट जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन मतलब जो निश्चित तौर पे बोला नहीं जा सकता, जिसे हम लोग निश्चित वे में बता नहीं सकते कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, और अगर हुआ तो एसेट बन सकता है या ना भी बन सकता है। Possible obligation arising from past events and may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event। Liability का भी सेम कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कुछ फ्यूचर में घटना घटता है तो बिजनेस में लाइबिलिटी होगा, अगर फ्यूचर में वो घटना नहीं घटता तो लाइबिलिटी ना भी हो सकता है। फिर कैसा कैसा बात कर रहे हैं, फ्यूचर, अनसर्टेनिटी, एसेट, लाइबिलिटी, मन में चल रहा होगा ना सर।
सर ऐसा सिचुएशंस हमारे सामने बहुत होता है, मतलब एटलीस्ट इन बिजनेस कैटेगरी ऐसा होता है। मैं आपको आगे आगे एग्जांपल देने वाला हूं सर। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट बता देते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल में पूरा लाइन लगा देंगे, थोड़ा वेट कर जाओ। तो फिर पहले कंटिंजेंट एसेट के बारे में बात कर लेते हैं सर, कि कंटिंजेंट एसेट है क्या। कंटिंजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, मतलब जो मेनली पास्ट इवेंट के कारण बना है, एंड whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise। मतलब ये एसेट होगा कि नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो एंटरप्राइज के हाथ में भी नहीं है। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, एंड इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब जो एसेट बनेगा वो किसी अनप्लैन्ड या अनएक्सपेक्टेड तरीके से बन जाएगा, and that give rise to the possibility of an inflow of economic benefit to the business entity. For example, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent asset। मतलब सर आप लोग कानूनी लड़ाई के बारे में जानते हो ना? कानूनी लड़ाई कैसे होता है? मानो किसी पर्टिकुलर मैटर में केस चल रहा है। अब केस बहुत तरह का हो सकता है। कानूनी केस के बारे में मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल मेरे को आ रहा है, एप्पल वर्सेस सैमसंग। ठीक है सर, एप्पल वर्सेस सैमसंग केस, केस 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 मतलब एक्चुअली लॉ में बहुत सारा एप्पल और सैमसंग के बीच में ना लड़ाई चलता है। मतलब लड़ाई मतलब कैसा लड़ाई जानते हो? ये देखो सर, गूगल करोगे तो भी मिलेगा। Although Samsung appealed the decision to the Supreme Court, the court did not heed the appeal. Over of the trial between Apple and Samsung had resulted in Apple being awarded a settlement over $500 million। देख पा रहे हो सर? एप्पल को $500 मिलियन सेटलमेंट के तौर पे अवार्ड दिया गया। क्यों? कुछ तो गड़बड़ हुआ था। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत बड़ा लीगल इश्यूज है। द एप्पल पेटेंट फाइट बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग। ये एप्पल के साथ सैमसंग का लड़ाई चल रहा है, किस चीज को लेके बोला तो? पेटेंट को लेके। मतलब क्या होता है ना, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट नॉर्मली ना आविष्कार भी होता है। आविष्कार समझते हो? हाँ सर, आविष्कार का मतलब अरे कोई नया चीज इनोवेटिव इनोवेटिव वे में कोई न्यू न्यू थिंग बिल्डअप करना। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है, अच्छा आप लोगों को पता है सर एप्पल कहाँ का कंपनी है और सैमसंग कहाँ का है? एनी आइडिया सर? एप्पल आईफोन आजकल सभी के पास नॉर्मली, बहुत सब पागल होते हैं आईफोन के लिए, और सैमसंग बहुत दिनों से मार्केट में है सर। आम आदमी के पॉकेट में सैमसंग का फोन बहुत दिनों से है उनका, मतलब नॉर्मल लेवल से लेकर हायर लेवल तक फोन अवेलेबल है मार्केट में। ये सर नो सर, सर आईफोन जो अमेरिका का है और एप्पल जो है वो कोरियन कंपनी है। ठीक है, ये देखो, तो ये कोरियन एंड अमेरिकन अटॉर्नीज इसके बीच में चल रहा है। एप्पल एंड सैमसंग हैव बीन एम्ब्रॉयड इन लिटिगेशन, ठीक है, ओवर देयर रिस्पेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर ऑलमोस्ट 10 years, सीकिंग 9 figure dollars इन डैमेजेस। 9 figure dollar का एक डैमेज क्लेम है। एंड इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब रोक लग जाना। Environmental pressure from the world of technology contributed to the outcomes and problem in the smartphone patent cases. Smartphone design and components allow for frequent litigation over infringement, and these products are constantly evolving. Apple claimed infringement of the look and feel of the iPhone and iPad in Samsung's Galaxy S line, and Samsung responded with a countersuit for infringement of wireless networking technology patent। मतलब Apple बोल रहा है कि Samsung हमारा आईफोन का लुक एंड फील को चोरी किया है। सैमसंग बोल रहा है, ये एप्पल क्लेम कर रहा है कि एप्पल का लुक एंड फील सैमसंग गैलेक्सी एस लाइन पे यूज किया गया है, और सैमसंग बोल रहा है कि एप्पल ने हमारा वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का पेटेंट को चोरी किया है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस फाइट वाज ओवर देयर पेटेंट प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर स्मार्टफोन। अब जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी मतलब इन्वेंट करता है ना सर, कुछ भी नया चीज वो करता है ना, तो उसका पेटेंट को वो बुक कर लेता है, रजिस्टर्ड कर लेता है कि भाई इसमें मेरा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, और उसको रिन्यू करना पड़ता है, पेटेंट को रिन्यू भी करना पड़ता है। मतलब आपने आविष्कार किया,
सबसे पहले आपका नाम रजिस्टर में गवर्नमेंट के खाते में दर्ज हुआ तो उसमें आपका ही हक रहेगा। लेकिन एक कंपनी कोरिया का है, एक अमेरिका का है, तो फिर इस केस में इंटरनेशनल मैटर है, क्योंकि आप एप्पल भी इंटरनेशनल मार्केट में है और कोरियन का मतलब सैमसंग भी इंटरनेशनल मार्केट में है ना। तो फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको पेटेंट बुक करना पड़ता है। अब इनके बीच में फाइट है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस फाइट वाज ओवर देयर पेटेंट प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट्स फॉर देयर स्मार्टफोन इंक्लूडिंग डिजाइन पेटेंट्स। इन 2011 एप्पल फर्स्ट शूट सैमसंग इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। पहले एप्पल ने सैमसंग पे केस किया कैलिफोर्निया में एंड सैमसंग काउंटर शूट, और फिर उसमें सैमसंग ने काउंटर केस किया। द ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट सेंटर्ड अराउंड एप्पल्स पेटेंट, a jury deciding for Apple in 2012 and awarding 1.049 billion in damages and Samsung appealed। मतलब एप्पल को अवार्ड दिया गया, बेसिकली सैमसंग को दोषी ठहराया गया और सैमसंग को बोला गया कि भाई आपको एप्पल को डैमेज देना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब जब केस अमेरिका में बनता है एप्पल जीत जाता है, और जब केस कोरिया में बनता है या ईस्टर्न एशिया में बनता है तब सैमसंग का पलड़ा भारी रहता है। अब ये इनके बीच में ना बहुत पुराना चल रहा है सर, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा था कि लीगल लिटिगेशन ऐसा बहुत सारा मार्केट में होता है। अब फ्यूचर में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन किससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है। 10 साल बाद ही पता चला, है ना। 10 ईयर्स, कुछ कुछ केस तो अभी भी चल रहा है सर कोर्ट में, ऑलरेडी ये सब केस बना हुआ है, अभी भी उसका डिसीजन नहीं आया। हेलो सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा केस स्टडीज में चला गया था, बट जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको केस लॉ बता रहा था कि कैसा कैसा सिनारियो देखने को मिलता है। जरा हाँ ना बोलिएगा सर, मतलब हाँ ये सर। थोड़ा मेरा थोड़ा आदत है किसी भी चीज का थोड़ा सा मतलब ज्यादा अंदर चल जाते हैं, बस ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप लोग रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ मतलब सिर्फ किताबी बात ना हो सर। जिंदगी में किताब जरूरी है, बट किताब के बाहर भी दुनिया है सर, ठीक है। तो किताब के बाहर जो दुनिया है उसके साथ थोड़ा अडेप्टेबिलिटी के लिए मैं कभी कभी थोड़ा गहराई में चला जाता हूँ, बट कोई बात नहीं, वापस आ जाओ सर। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल था कि यहाँ पर जो एप्पल ने जीता सैमसंग से और जो उनको पैसा मिला, ये सर्टेन गेन है सर। अब इसे क्या बोलेंगे, कंटिजेंट एसेट बोलेंगे। पता थोड़ी था एप्पल जीतेगा कि सैमसंग जीतेगा, ये तो कोर्ट को पता था, एंटरप्राइज को थोड़ी पता था। मतलब कौन केस जीतेगा ये एप्पल को थोड़ी पता होता है या सैमसंग को पता होता है, किसी को पता नहीं। ये सिर्फ कोर्ट को पता होता है कि कौन केस जीतेगा, क्योंकि कोर्ट इस मैटर को न्यूट्रल न्यूट्रल वे में डिसीजन लेता है। मतलब किसी भी मैटर में, नॉट जस्ट एप्पल सैमसंग का केस, एनी मैटर में जब भी कोई डिसीजन आता है वो न्यूट्रल वे में होता है आमतौर पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बात है कि अनसर्टेन होता है ऑलवेज बिजनेस के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर में अगर जो मुझे पता नहीं था अगर अचानक से वो हो जाता है और बदले में मुझे कुछ गेन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट एसेट, है ना। जो एक आउटकम इज अनसर्टेन इन कंटिंजेंट एसेट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस as well as present accounting standard। prudence मतलब एग्जैक्टली प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आजकल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है सर, ऐसे तो इंटरमीडिएट लेवल में, फाउंडेशन में मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया ही दे पाऊंगा सर, मतलब बेसिक्स लेवल में। बट जब आप लोग इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में पढ़ोगे ना सर, वहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। तो जब आप लोग डिटेल्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या जरूरत क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करके कैसे अकाउंटेंसी चलता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनके साथ मीट करके ये लोग बनाते हैं और देश को या देश के कंपनी को चलाने के लिए ये लोग डिसीजन लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग के लिए काफी, जैसे कि कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ के होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए के साथ जोड़ के किया जाता है, और आपका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड या लीगल जो कॉन्सेप्ट है वो उस कंपनी सेक्रेटरीज के साथ कनेक्ट होकर किया जाता है। So as per the concept of prudence as well as the present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. These assets are uncertain and may arise from a claim which an enterprise pursues through a legal proceedings. There is uncertainty in realization of claim. पता नहीं सर, है ना, पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। It is possible that recognition of contingent asset may result in recognition of income,
that may never be realized, ये भी हो सकता है. However, when the realization of income is virtually certain, then the related asset no longer remains the contingent asset. But अगर हमें पता चल जाता है ना कि रियलाइजेशन मुझे होने वाला है, तब उसे और हम लोग कंटिंजेंट नहीं बोलेंगे. अगर मुझे पता चल गया कि मुझे इस पर्टिकुलर केस में क्लेम मिलेगा, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इस मैटर पे आप सही हो, तो जब मुझे पता चल जाएगा तब और वो मेरे लिए कॉन्टिंजेंट नहीं रहेगा. कॉन्टिंजेंट तब तक रहता है जब वो अनसर्टेन रहता है. ठीक है. कंटिंजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कॉन्टिंजेंट एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है. अब क्यों ये सब बात हो रहा है सर? क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ता है. आप लोगों को पता है ना सर, हर एक कंपनी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. जैसे मैं आप लोगों को क्लास में आईटीसी के बारे में बताते रहता हूँ, ऐसे किसी भी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं इस क्लास में आईटीसी को ही ज्यादातर केस में उठाता हूँ. ये आईटीसी के एनुअल अकाउंट्स को दिखाता हूँ आप लोगों को, और आप इसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओगे ना, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो होते हैं उसके अंदर आपको कंपनी का बैलेंस शीट, पीएल, ठीक है, आपको मिलेगा. तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 145 में, एक सेकेंड जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ. मतलब ये बेसिकली इसी बारे में बात कर रहे हैं सर कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कॉन्टिंजेंट एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनाया जाता. ठीक है. और वो रिपोर्ट में भी दिखता है. अगर आप कभी भी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लो, ठीक है, कंपनी का पीएल देख लो, बैलेंस शीट देख लो, आपको कहीं पर भी कंटिंजेंट एसेट बोल के एसेट में कुछ दिखाई नहीं देगा सर. ठीक है. समझ में आ रहा है ना सर? तो वही बात है सर, बात को समझना पड़ेगा. मतलब एसेट तो है, पर कौन सा एसेट को हम लोग स्टेटमेंट में दिखाएंगे, किसको नहीं दिखाएंगे, इसी के बारे में चर्चा है. A contingent asset need not be disclosed in the financial statement. A contingent asset is usually disclosed in the report of the approving authority, that is board of director in case of a company, and the corresponding approving authority in the case of any other enterprise. अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज मिलता है उनको, और अगर कंपनी छोड़ के कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पार्टनरशिप है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो इन दैट केस जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उनको मौका मिलता है इस पर्टिकुलर इनकम के मतलब एसेट के बारे में बताने का. ठीक है. इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशंस को पता लगता है कि कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है, प्रोबेबल मतलब जो हो भी सकता है ना भी हो सकता है. इन्हें इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी मतलब जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है. अगर मैं केस जीता तो मुझे पैसा मिलेगा. जैसे एप्पल सोच रहा है कि अगर मैं जीत गया तो सैमसंग मुझे डैमेज देगा, और अगर मैं हार गया तो मुझे देना पड़ेगा. तो जो देना पड़ेगा उस पर मैं बाद में आ रहा हूँ. देना पड़ेगा मतलब लाइबिलिटी, और मिल सकता है मतलब प्रोबेबल एसेट. तो कॉन्टिंजेंट एसेट आर असेस्ड कंटिन्यूअली एंड इफ इट हैज बिकम वर्चुअली सर्टेन, और अगर ये पता चल जाता है वर्चुअल लेवल में कि हाँ हमें मिल जाएगा, and that an inflow of economic benefit will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statement. मतलब जब तक हमें पता नहीं है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते कोई केस, मतलब मैं केस को एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं आगे आगे और भी एग्जांपल आपके साथ यूज करता हूँ सर. बट बेसिकली ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर मुझे एक अनसर्टेन सिचुएशंस में कोई क्लेम मिल सकता है. लेकिन जब तक ये चीज के बारे में मैं अनसर्टेन हूँ, मतलब मुझे निश्चित तरीके से पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक जैसे सैमसंग एप्पल के केस की तरह, जब तक मुझे पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा. बट जब मुझे एक वर्चुअल लेवल पे पता चल जाएगा कि हाँ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो कोर्ट के थ्रू से पता चल रहा है, ठीक है, एंड दैट इन्फो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना सकते हो ऑफ द पीरियड इन विच द चेंज ऑकर्स, जिस पीरियड में ऐसा चेंज होने वाला है. जैसे कि आपको मैंने अभी एक केस दिखाया जिसमें एप्पल को सैमसंग ने $1.049 मिलियन का कोई समथिंग ने डैमेज क्लेम दिया. तो ऐसा सिचुएशंस होता है सर. ये कंटिंजेंट एसेट था. अच्छा मुझे प्लीज इतना बता दो सर, क्या आप लोगों को कंटिंजेंट एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो कंटिंजेंट एसेट मतलब, हाँ बोलो सर बोलो. ইন্স্যুরেন্স ক্লেমও কি তাহলে কন্টিনজেন্ট অ্যাসেটস? इंश्योरेंस अगर मान की तुझे इंश्योरेंस मिलेगा, हाँ आप बोल सकता है बिल्कुल, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है.
ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कुछ भी डैमेज होता है, मैं तो प्रीमियम, नॉर्मली इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, मैं प्रीमियम भरता रहता है ना, जो एंटरप्राइज है वो प्रीमियम भरता रहता है, और फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो हमें उसका क्लेम मिल सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है, एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, मैं अनसर्टेन हूँ, तो फिर वो कंटिंजेंट एसेट है। लेकिन जैसे ही मुझे वर्चुअली पता चल जाता है कि हाँ मेरा क्लेम तो एकदम बिल्कुल बनता है, क्योंकि मेरा सब कुछ एकदम प्रॉपरली है और मैं एकदम टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मेरा हर चीज हुआ है, तो फिर आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट सर। ठीक है, जो एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा देखो, मैं आगे आगे आपको क्वेश्चंस भी करने के लिए दूंगा कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी पे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितना तरह का होता है नहीं होता है, आगे आगे मैं आपको और बताता हूँ। पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी थोड़ा देख लो सर। Term contingent liability can be defined as a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise। वही बात जो एसेट के लिए बोल रहा था वही लायबिलिटी के लिए भी बोल रहा है, बस यहाँ पर आपका एसेट नहीं बनेगा, ऑब्लिगेशन बनेगा। जैसे सैमसंग और एप्पल का केस को अगर आप देखोगे, सैमसंग मतलब एप्पल के लिए जो एसेट बना है सैमसंग के लिए वो ऑब्लिगेशन बन जाएगा। So a present obligation that arises from past event but is not recognized because it is not probable that an outflow of resource। अब इससे पहले हम लोग एसेट के केस में इनफ्लो बोल रहे थे, लेकिन अब जब लाइबिलिटी बनेगा तो आउटफ्लो होगा, मतलब आपको किसी को देना पड़ेगा, है ना। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि आपका एक नैतिक दाय आता है। नैतिक दाय मतलब आपको किसी ना किसी को कुछ पे करना होगा, ठीक है, मतलब ये आपको लीगली पे करना होगा, यू आर बाउंड टू पे। लेकिन ये डिपेंड करता है फ्यूचर प्रोबेबल सिचुएशंस पे। A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made। मतलब इसका कोई रिलायबल एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं है कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, बिकॉज वो तो कोर्ट में पेंडिंग है सर, वो तो केस पेंडिंग चल रहा है कि कितना पेमेंट करना पड़ सकता है आपको। So a contingent liability is a possible obligation arising from past events and may arise in future depending on the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future events. A contingent liability may also be present obligation that arises from past events. An enterprise should not recognize a contingent liability in balance sheet। वही बात फिर से कर रहा है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड जैसे होता है वैसा ही इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होता है ना, आप लोगों को पता है सर। तो एसेट साइड में भी आपको जैसे कंटिंजेंट एसेट दिखाने का एरिया नहीं है सर, वैसा ही इक्विटी लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी में भी आप कंटिंजेंट लायबिलिटी को दिखा डायरेक्टली नहीं सकते। लेकिन साथ में आपको ये भी बता रहा है, चलो देख लेते हैं। हाउएवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। लेकिन आपको इसे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने का जरूरत है। नोट्स टू अकाउंट मतलब बैलेंस शीट के नीचे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी देना पड़ता है और साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी देना पड़ता है। मतलब नोट के तौर पे आप दिखा सकते हो कि मेरा एक कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है, कि मुझे किसी एरिया में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अगर वो डिस्प्यूट क्लियर होता है तो मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता है। तो आप नोट्स टू अकाउंट के तौर पे उसके बारे में, प्रोबेबल लायबिलिटी के बारे में बता दो या प्रोबेबल गेन के बारे में बता दो। Unless a possibility of outflow of a resource embodying economic benefit is remote, these liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resource embodying economic benefit has become probable. If it becomes probable that an outflow of future economic benefit will be required for an item previously dealt with in contingent liability, the provision is recognized in financial statement of the period in which the change is probability occurs except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made। मतलब समझे सर, मैं बता देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। बेसिकली यही बोलना चाहता है कि अगर ये मुझे प्रोबेबल जो सिनारियो है, मेरा जो लायबिलिटी है, अगर ये लायबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं से क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये क्लियरली मुझे देना पड़ेगा, तो अब हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना सकते हैं जिस पर्टिकुलर पीरियड में ऑब्लिगेशन बन रहा है। बट अदरवाइज आप इसको नहीं बना सकते, नॉर्मल केस में नहीं बना सकते।
अब इतना देर से मैंने आपको जो बोला उसका एक बेसिक डिफरेंस क्या है आप जरा देख लें। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। पहले तो आप ये देख लो सर कि नॉर्मल लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है। सर इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। नॉर्मल लायबिलिटी मतलब जो आपको बिल्कुल देना है, मतलब आपने किसी से लोन लिया तो लोन तो रीपे करना होगा, इसमें क्या कॉन्टिंजेंसी है ना, लोन लिया तो देना होगा, तो ये तो आपका नॉर्मल लायबिलिटी। आप किसी से लोन लिया, किसी से क्रेडिट में सामान खरीदा, उसका लायबिलिटी तो चुकाना पड़ेगा। बट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट लाइक दैट। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सर आप लोग वारंटी गारंटी के बारे में सुने? हाँ बोलो सर। স্যার কন্ট্রাক্টটা তো স্যার আনসার্টেন, মানে হতেও পারে নাও হতে পারে এরকম। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जैसे मानो फ्लिपकार्ट से तुमने कोई पर्टिकुलर मशीनरी या कुछ भी खरीदा होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं चलो ये प्रिंटर, ठीक है। अब प्रिंटर में वारंटी तो रहता होगा सर, हाँ। देखो तो यहाँ पर कहीं पर भी वारंटी के बारे में बोला है कि नहीं? হ্যাঁ স্যার, নিচেই বলেছে 1 ইয়ার। কোথায় বলেছে? আর একটু স্ক্রোল করুন। थोड़ा नीचे। हाँ सर, वो रहा एक्सटेंडेड वारंटी 2। वो तो एक्सटेंडेड 2 इयर्स, लेकिन 1 ईयर वारंटी कहाँ लिखा है? वो अच्छा ये लिखा है, लिखा है ना सर 1 ईयर वारंटी, और आप वारंटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब देखो सर ये एचपी का जो प्रिंटर है इसका क्या दाम है सर? 12,000 का दाम बता रहा है, ठीक है। अब आप इसके वारंटी के रूल्स रेगुलेशंस में जाओगे तो यहाँ पर बोला है कि आपको वारंटी किस बेसिस में मिलेगा, ठीक है। सेल्फ सर्विस वारंटी लूंगा, आप इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर जरूरत पड़ेगा तभी ना वारंटी होगा, मतलब अगर किसी कारण से आपका 1 साल के अंदर प्रिंटर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो वारंटी के अंदर है, तभी आपको कंपनी देगा वारंटी। मतलब उसके लिए जो भी खर्चा होगा, रिप्लेसमेंट होगा, वो कंपनी का ऑब्लिगेशन बन जाएगा। लेकिन ये कंपनी का नॉर्मल लायबिलिटी है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है? मतलब ये प्रिंटर सर क्वांटिटी कॉन्टिंजेंट है ना सर, मतलब फ्यूचर में प्रिंटर खराब होगा तभी जाके कंपनी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करेगा। लेकिन अगर प्रिंटर खराब ही नहीं हुआ तो क्या फिर भी कंपनी ऑब्लिगेशन पूरा करेगा? नहीं ना, खराब नहीं होगा तो क्यों पूरा करेगा? तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो है सर वो एक्चुअली डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर। इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि नॉर्मल लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी में बेसिक डिफरेंस। The distinction between liability and a contingent liability is generally based on the judgment of the management. A liability is defined as the present financial obligation of an enterprise. जो करेंटली मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे यहाँ इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मेरा प्रोबेबल पेएबल मतलब जो पे करना है, which arises from the past event। अब जो पे आपको करना होगा इसका मतलब आप किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में लिया था या लोन पे लिया था, ठीक है, या फिर आपने बोला था कि अभी दे दो बाद में दे देंगे, है ना। तो अगर आपने कोई पास्ट में किसी से कोई उधार लिया था, लोन लिया था, अगर पास्ट में आपने किसी से कोई क्या बताया इसको, कोई सामान खरीदा है सप्लायर से, पेमेंट बाद में करेगा इस कंडीशन के साथ, तो क्या हो रहा है सर? सिंपल आपका ऑब्लिगेशन बनेगा। तो लायबिलिटी इज डिफाइंड एज प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी किसको कहते हैं? जो करेंटली मेरा ऑब्लिगेशन है व्हिच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। द सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब वो रिसोर्सेज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है आपको वहीं से पेमेंट करना होता है। On the other hand, in the case of contingent liability, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability, जिसको हम अभी से assume नहीं कर सकते
कि मेरा फ्यूचर में कितना लायबिलिटी हो सकता है, होगा, होता भी है, लेकिन प्रॉपर भी कहना मुश्किल है कि प्रिंटर में वारंटी है। अब प्रिंटर का किस किस चीज में वारंटी है? अच्छा, अगर मानो एक स्विच खराब हुआ, बात को समझे सर, प्रिंटर का स्विच खराब हुआ या प्रिंटर का कार्टेज खराब हुआ, तो स्विच खराब होगा तो सस्ता में हो जाएगा, कार्टेज खराब होगा तो कंपनी के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ना सर, कि अगर कोई की काम नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर स्विच फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर पूरा कार्टेज में कुछ दिक्कत है कि इंक नहीं जा रहा है, तो वट एवर, अब ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। इसको आप भरोसे के साथ कैसे बोलोगे कि मेरा इसी पार्ट में दिक्कत हो सकता है? लिटिल बिट टफ नहीं हो जा रहा है सर? कैसे कहोगे सर? तो ये आपका बन जाएगा कॉन्टिजेंट। Examples of contingent liability: claim against the enterprise not acknowledged as debts, guarantees given in respect of third party, मैं आपको जो बता रहा था, गारंटी वारंटी देना, liability in respect of bill discounted and statutory liabilities under dispute etc. अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, इस तरह का डिस्प्यूट होगा तो करना है, डिस्प्यूट नहीं होगा तो थोड़ी ना करना है। In addition to present obligation that are recognized as liabilities in the balance sheet, enterprise are required to disclose contingent liability in their balance sheet by way of notes। बिजनेस को अपने एनुअल अकाउंट्स में जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना सारा लायबिलिटी आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें आपको कहीं पर भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए कंपनी का अगर कुछ भी लायबिलिटी है, उसके बारे में कंपनी नोट्स टू अकाउंट्स में बोलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में बोलेगा। अगर आप देखना चाहोगे ना किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट को गो थ्रू करोगे ना, आपको नोट्स टू अकाउंट्स कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा सर, ठीक है। अब ये आप लोग चेक कर सकते हैं सर, ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और इसी के नीचे आपको ना ये देख रहे हैं ना सर, ये नोट्स बोल के दिख रहा है ना, ऐसे ही नोट्स बोल के रहेगा। अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी मैटर या कंटिंजेंट एसेट के बारे में है तो उसका नोट दिया रहता है, इसे नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। ये देखो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसी लिया गया, ये सब नोट्स के थ्रू से। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंटिन्यू चल रहा है कि क्या क्या पॉलिसी लिया गया है। पॉलिसी में बहुत सारा है, मतलब क्या क्या, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सर, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर करने जाएंगे ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसी में ही होने वाला है कि क्या क्या पॉलिसी यूज किया जाता है और उसके बारे में किस तरह से एनुअल रिपोर्ट बनता है। ये सब एक्चुअली एक फाइनल अकाउंट्स बनाने का तरीका है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग और हायर लेवल स्टडी करते रहोगे, आपको ये बेसिक चीजें बहुत हेल्प करेगा सर। अच्छा, आई होप क्लियर सर, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड सिंपल लायबिलिटी। हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे? बोलो ना। Yes, sir. प्रोविजंस भी, हाँ बोलो सर, बोलो। আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবেন? কোনটা, এই কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি আর নরমাল লায়াবিলিটি? কেন, ওয়ারেন্টির এক্সাম্পলটা কি এতই খারাপ লাগলো? মানে বলছি, নরমাল লায়াবিলিটি মানে আমাকে যেটা আমি যেটার জন্য লায়াবল, মানে আমার বিজনেসকে এই লায়াবিলিটিটা পে করতেই হবে। মানে ধর আমি কারোর থেকে, मैं किसी से लोन लिया, ठीक है, मैं किसी से लोन लिया, मैं किसी से कोई प्रोडक्ट क्रेडिट में परचेस करके सेल कर रहा, तो मुझे तो वो लायबिलिटी पे करना ही होगा ना सर। इसमें कॉन्टिंजेंसी का क्या है? लेकिन जैसे कि वारंटी या गारंटी के बारे में आपने देखा, या फिर कोई फ्यूचर डिस्प्यूट चल रहा है, अगर डिस्प्यूट हुआ तो मुझे पेमेंट करना है, अगर डिस्प्यूट नहीं हुआ, अब डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा सर? आप लोग कंज्यूमर फोरम समझते हो? कंज्यूमर फोरम समझते हो? अरे, ऐसे कोई प्रोडक्ट आपको चीट कर लिया तो उसके लिए कंज्यूमर फोरम होता है। हेलो, किरे, अरे कंज्यूमर फोरम के बारे में जानते कि नहीं जानते, बोलो। है सर। जैसे देख, यहाँ मैंने गूगल किया तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है, कैन आई गो टू कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट फ्लिपकार्ट, ठीक है, इफ द फ्लिपकार्ट स्टाफ फेल्स टू सेटल योर ग्रीवांस देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली मानो आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, ठीक है, और फ्लिपकार्ट आपको
उसके बदले मतलब आपने पेमेंट कर दिया बट फ्लिपकार्ट आपको वो सामान नहीं दिया, तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट फोरम में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप सही हुए डिस्प्यूट में तो बाद में फ्लिपकार्ट में केस आएगा, और फ्लिपकार्ट में केस आएगा तो फ्लिपकार्ट के ऊपर लाइबिलिटी आएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, फ्लिपकार्ट भी छोड़ेगा नहीं, वो भी देखेगा कि गलती किसके तरफ से है। ठीक है, तो ये पूरा केस बनता है सर। अब मानो फ्यूचर में ऐसा हुआ कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई केस आया और फ्लिपकार्ट केस हार गया और कस्टमर केस जीत गया, तो अगर फ्लिपकार्ट हारा कस्टमर जीता, तो फ्लिपकार्ट को कस्टमर को पे करना होगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उसका जितना लॉस होगा। तो ये क्या हो गया, एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो गया ना, फ्यूचर लाइबिलिटी हो गया ना। तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है कि अगर कोर्ट में केस हार गया फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बन सकता है सर, चाहे वो वारंटी का केस हो, चाहे वो नॉर्मल कोई कंज्यूमर केस हो। मतलब जो मुझे पहले से नहीं पता, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, दैट इज ऑल अबाउट কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি। কি বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বলরেন? স্যার তাহলে কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি বা অ্যাসেটস শো কোথায় হবে? নোটস টু অ্যাকাউন্টসে। আর ফাইনাল অ্যাকাউন্টে এক সময় দেয় তখন কি হবে স্যার? তখন ওই নোটসটা বলে দেখিয়ে দেবো না কোনো এন্ট্রি হবে না? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा सर। अगर जैसे कॉन्टिंजेंट एसेट के केस में आप लोगों ने क्या देखा, कॉन्टिंजेंट एसेट का क्या ट्रीटमेंट बोला सर? कॉन्टिंजेंट एसेट अगर हमें वर्चुअली पता चल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो मेरा एसेट बन जाएगा, तो आप उसे अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट अगर आपको पता नहीं होता है कि वो आपका एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको आप मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट साइड में शो नहीं करोगे। ठीक है, और उसका एक नोट दे दोगे कि मुझे प्रोबेबल इतना मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। नॉर्मली क्या मिल सकता है इसको बोला नहीं जाता, लेकिन क्या दे सकते हैं, मतलब मुझे कितना देना पड़ सकता है, इसको नोट्स टू अकाउंट में बोला जाता है। मतलब मेरा लायबिलिटी क्या हो सकता है, इसके बारे में आप नोट्स टू अकाउंट्स में बता दो। यहाँ मुझे आईटीसी में मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा ना मैं आपको दिखा देता कि अगर कंपनी का ऐसे कोई लायबिलिटी होता है ना, आगे आगे आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे टोटल इक्विटी लायबिलिटी कंपनी नोट्स 1 to 30 आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये यहाँ से 1 से 30 का पूरा नोट्स है। ठीक है, आप अगर ये नोट्स को प्रॉपरली पढ़ोगे ना सर, तो आपको हो सकता है कि मिल जाए, या फिर किसी दूसरे कंपनी के केस में। जरूरी नहीं कि हर कंपनी का कंटीजेंट लायबिलिटी हो और वो दिखाए। ठीक है, लेकिन अगर होगा तो जरूर दिखाना पड़ेगा। अगर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उसे जरूर दिखाना पड़ेगा, और वो बैलेंस शीट में नोट्स के अंदर आएगा। ठीक है, उसको कभी भी हम लोग नॉर्मल लायबिलिटी की जगह ट्रीट नहीं कर सकते। हो जाएगा ना बेटा? হ্যাঁ স্যার। बाकी जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे ना, तो मैम आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट बता देंगे सर। लेकिन आपको अभी से मैं ये बता दिया कि क्या होता है। आपको एक प्रायर बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, वही काम हम लोग यहाँ इस क्लास में करते हैं सर। और बाकी जब आप लोग डिटेल्स में कोई पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट्स को रेडी करोगे, तो मैम आप लोगों को कैलकुलेशन कराने के टाइम पे ये सब ट्रीटमेंट बता देंगे सर। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है? Provisions means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal or diminutions in the value of asset, or retained by way of providing for any known liability for which the amount cannot be, जिसके लिए amount cannot be determined with substantial accuracy. It is important to know the difference between the provisions and contingent liability, and the distinction both of them can be explained. चलो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट है सर, और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब प्रोविजंस क्या है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना। प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी, आप लोग जो लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हो या कर चुके हो, ठीक है, जिनका पता है, उनको एक चीज मैं बता सकता हूँ। जो कभी नहीं पढ़ा वो आगे आगे पढ़ेगा सर, जब फाइनल अकाउंट्स करेगा मैम के पास। आप देखेंगे कि एक होता है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये इस तरह का ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेगा। डाउटफुल डेब्ट मतलब, डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? अलग अलग टाइप ऑफ प्रोविजंस हो सकता है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट हो सकता है, प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन हो सकता है। ये क्या होता है बोलो तो? मतलब ये जो डाउटफुल डेब्ट है या प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन है, कोई पर्टिकुलर फ्यूचर का
मतलब फ्यूचर में मुझे मिलने वाला कोई चीज अगर मुझे पता लग जाता है कि ये मुझे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए अकाउंट्स ना प्रोविजन मेंटेन करता है। प्रोविजंस को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग घर पे, जो हमारे घर पे जो मदर फिगर होता है ना, माँ, ठीक है, माँ या माँ जैसा कोई भी, मतलब चाहे वो काकी माँ, जेठी माँ, पीसी माँ, मासी माँ, वॉट एवर, या फिर माँ, मदर फिगर, घर पे जो जो संसार चलाते हैं, जो बेसिकली फैमिली रन कराते हैं, आप कभी उनको देखेंगे प्रोविजंस करने में ना इनका बड़ा रोल प्ले है। क्यों प्रोविजन करते हैं जानते हो? प्रोविजंस करने के पीछे का मेन वजह क्या है? प्रोविजंस लाइक, आप देखना कि जैसे पुराने भारत के समाज में एक सिस्टम चालू था। आई डोंट नो आजकल लोग कितना फॉलो करते हैं, बट अभी भी जो विलेज एरिया में इस चीज का फॉलो होता है। कभी भी ना घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में राइस खत्म हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में आटा खत्म हो गया। मतलब ये बोलना ही नहीं चाहिए कि चाल नहीं, घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, ये बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब अन्न, अन्न समझते हो ना, मतलब खाने का जो वस्तु होता है, चावल, आटा, ये जो भी उसका स्टेपल फूड है मेनली, ये खत्म हो गया, ये बोलना ही नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं बोलना चाहिए? सर ये घर के लिए एक अशुभ वार्ता है। ये फैमिली के लिए एक इसको ऐसे बोला जाता है कि इट्स नॉट वेलफेयर प्रॉपरली। मतलब कहने का मतलब है कि आज अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, अतिथि का मतलब जो बिन बुलाए आते हैं, या फिर घर पे कोई भिक्षुक आ जाए, तो क्या आप उसको आपके घर से ऐसे बोल के भेज दोगे कि घर पे कुछ है नहीं, जाओ जाओ जाओ? ठीक है, भारत का जो कल्चर है, ये किसी को भी भूखा पेट लौटाता नहीं है अपने दरवाजे से। ये भारत का संस्कृति में बहुत पुराना कल्चर है सर। भारत का जो मेन संस्कृति है ना, इसमें ये सब चीज प्रोविजंस के बारे में बहुत सिखाया गया है। इसके लिए अलग से आपको रूल बना के सिखाने का जरूरत नहीं है। अब इसको बाद में आप अकाउंटेंसी में क्यों ना फॉलो करो। मतलब बहुत सिंपल है कि माँ जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डेली अपने जो मेन चावल का डिब्बा या आटा का डिब्बा से थोड़ा थोड़ा करके चावल, थोड़ा थोड़ा करके आटा एक अलग जगह में हटा के रखता है। क्यों? ताकि जब किसी कारण से सारा का सारा चावल और गेहूं, मेन मेन जो पात्र है, मतलब या डब्बा है, वहां से अगर खत्म हो जाए, तो ऐसा ना हो तो घर को भूखा रहना पड़े। इसीलिए वो क्या करते हैं, हल्का हल्का करके सब प्रोविजंस करके रखते हैं, ताकि अनसर्टेन सिचुएशंस में घर पे अगर खाने का किसी कारण से कोई इमरजेंसी आ गया, ऐसा ना हो कि घर पे किसी को भूखा रहना पड़े। आप लोग जानते हो सर ऐसा होता है बोल के? हाँ सर, आजकल कौन करता है सर? जब जरूरत पड़ता है सब करते हैं, लेकिन बिना जरूरत का भी अगर ये हैबिट हो जाए ना, जैसे कि आज पाकिस्तान को देख रहे हैं आप लोग, हाँ, झोली फैला के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है उनका। प्रोविजंस मतलब फ्यूचर में कोई आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए किसी भी तरह का बंदोबस्त नहीं किया। जब जब पैसा मिला, भारत के पीछे बंदूक गोली का खर्चा में लगा दिया। अरे भाई, पैसा आया तो अपने लोगों लोगों के पीछे खर्चा करो, मतलब जो भी खाना पीना है उसके पीछे खर्चा करो। बंदूक, आतंक, इसके पीछे क्यों खर्चा किया आपने? प्रॉब्लम आ सकता है। पाकिस्तान में क्या हुआ सर, बहुत जोर का फ्लड आया इस बार, और उस फ्लड के कारण प्रॉपरली एग्रीकल्चर नहीं हुआ, और उसके कारण खाना पीना में इतना प्रॉब्लम है। लेकिन सर पुराना प्रोविजंस भी तो नहीं है। अगर पुराना प्रोविजंस होता तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन ना होता। आटा 250 रुपीज केजी बिक रहा है, आलू 150 टका केजी है, ऑनियन 100 रुपीज के ऊपर दाम है, शुगर चीनी वगैरह 500 टका केजी है। आप लोगों को खबर है कि नहीं है पाकिस्तान का? आप बताइए मुझे। हाँ सर, आगे। है ना? तो ऐसा क्यों होता है? किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा क्यों होता है? कल अगर भारत के साथ भी कभी ऐसा, भगवान ना करे, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। ये तभी होता है जब आपका प्रॉपर प्रोविजंस मेंटेन ना हो, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर अनसर्टेन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए प्रोविजंस का प्रावधान है। ठीक है, मतलब आपको फ्यूचर में किसी को कुछ पे करना है, तो आप अभी से उसके लिए प्रोविजंस बना के रखो। तो प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation। बाद में एस्टिमेट करके पेमेंट कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना होगा। तो अगर आपको पता है पेमेंट करना होगा, तो आप प्रोविजन मेंटेन क्यों नहीं करोगे? प्रोविजन मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया।
प्रोविजन करने से आपका जो जरूरत क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, an outflow of resource embodying economic benefit is probable and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं पाकिस्तान का ही इकोनॉमिक सिचुएशंस पे बात करूं, पाकिस्तान, सर बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों चिल्ला रहे हैं, हम लोग भारत में रहते हैं। अरे सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान का आजकल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी उनको पैसा नहीं देना चाह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी उसको पैसा नहीं देना चाहता है। पता नहीं रिसेंटली उसने जेनीवा में गया था स्विट्जरलैंड में, एक बहुत बड़ा ये था अलग अलग कंट्रियों का, वहां पर जाके कुछ पैसा मांगा। ठीक है, दुबई कुछ हेल्प कर रहा है, मैंने मेरे को सुनने में आया। ठीक है, अब बात ऐसा है कि आईएमएफ क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका पुराना पेमेंट बाकी है। तो इससे पहले जो लोन लिया था फॉर एनी रीजन, वो पेमेंट अभी बाकी है। सर ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे देश का बाकी नहीं है, हमारा अगर भी बाकी है, बट हमारा ना मेन क्राइटेरिया ऐसा है कि जरूरत पड़ने से हम अपने देश को थोड़ा कष्ट में रखेंगे, लेकिन पहले अपना उधार चुकाएंगे। उधार चुकाना जरूरी है और उसके लिए प्रोविजन मेंटेन करके चलना जरूरी है, और ये देश का अकाउंटिंग सिस्टम पे बहुत जोर का मैटर है सर। इसलिए देश कौन चला रहे हैं, देश में जो देश को चला रहे हैं उनका सोच क्या है, वो देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। उल्टा सीधा डिसीजन लेने से नहीं होता है सर, इतना पक्का डिसीजन होना चाहिए। इसलिए ना किसी अरे गहरे के हाथ में देश कभी भी नहीं देना चाहिए। जिसको देश चलाने का तजुर्बा ना हो, जिसको समाज समझने का तजुर्बा ना हो, ऐसे लोगों के हाथ में कभी भी सोसाइटी को या कंट्री को या स्टेट को नहीं देना चाहिए। ये पब्लिक को सोचना चाहिए, सर हम किसके हाथ में देश को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, कंट्री को दे रहे हैं, है ना। मतलब मेरा मानना है सर, जो भारतीय संस्कृति को समझता है ना, ठीक है, बाहर का पता नहीं सर, भारत का संस्कृति जो समझता है, जैसे कि मैं आपको बोला ना कि हमारे देश में मदर फिगर क्या करते थे, अभी भी मैं बचपन में सुना था, ऐसा बोलता था कि कभी भी ये ना बोलना कि, कभी कभी मुझे माँ बचपन में बोलते थे कि बेटा देख तो कि घर पे चावल कितना है, तो मैं कभी कभी बोलता था माँ चाल नहीं। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलता था कि चाल नहीं, तो ये इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि चाल नहीं, मतलब चावल या राइस नहीं इज अ नेगेटिव वर्ड, बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलना पड़ता है, अगर आप लोग कल्चर के साथ कनेक्टेड हो तो शायद समझ जाओगे अपने अपनी भाषा में, बोलते हैं कि चाल बाड़ुंत, बाड़ुंत मतलब ज्यादा है। हमारी संस्कृति में ऐसा है सर कि दुकान बंद करना ये संस्कृति नहीं है हमारा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना रात हो गया या शाम हो गया चलो दुकान बंद करते हैं, नहीं, इट्स अ बैड वर्ड, ऐसा नहीं बोलते हैं। इंडियन संस्कृति में क्या बोलते हैं, दुकान बाड़िए दो, दुकान बाड़िए देवा बा दुकान बढ़ा देना। बढ़ा देना मतलब बेसिकली वो ऑटोमेटिकली, आप कोई बोलेगा सर ये सुपरस्टिशियंस है, नहीं सर, इट्स अ पॉजिटिव थिंकिंग कि हम लोग हमेशा प्रोविजंस के बारे में सोचते हैं। बंद करना मतलब हो सकता है कि अल्टीमेट बंद हो जाए, इसलिए बंद वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि दुकान बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब दुकान को बेसिकली बंद ही करना है अभी, लेकिन बोलेंगे नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर, लेकिन आजकल हम लोग ये सब कल्चर से बहुत दूर जा रहे हैं। क्यों पता नहीं सर क्यों, जो भी हो, but I hope you understand. Provision is recognized as an enterprise as present obligation arising from past events. An outflow of resource embodying economic benefit is probable. A reliable estimate can be made on the amount of obligations. तो उसके लिए हम लोग अलग से एक प्रोविजंस बना के चलते हैं। मतलब फ्यूचर में मुझे कोई पर्टिकुलर लोन को चुकाना है, तो उसके लिए मैं अभी से प्रोविजंस करके चलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लोन है, तो लोन है तो प्रोविजंस क्यों नहीं करेंगे। If the management estimate that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it will organize a provision in the balance sheet. ये बैलेंस शीट में प्रोविजंस को दिखाएगा कि मैं इसके लिए प्रोविजंस कर रहा हूँ और जिसके लिए मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मेरा आउटफ्लो होने वाला है। यस, अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो होने वाला है तो आप उसे बैलेंस शीट में बिल्कुल प्रोविजंस करके दिखा सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हर महीने 10,000 करके उठा के रखता हूँ, लेकिन उसका प्रॉपर एस्टिमेशन होना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रोबेबल हो सकता है कि वो एग्जैक्ट ना हो, प्रोबेबल है, बट प्रोबेबल एस्टिमेशंस को भी प्रोविजंस के तौर पे दिखाने का परमिशन है सर। ठीक है, तो उसे प्रोविजंस कहते हैं। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा तो फिर प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जैसे आपको मैं पहले ही बोला, जैसे मानो कि कोर्ट में केस चल रहा है, केस जीतेंगे कि हारेंगे पता नहीं सर,
तो फिर उसके लिए मैं क्या प्रोविजंस करूं? जो मुझे पता नहीं है उसके लिए प्रोविजंस क्या करूं, कितना अमाउंट करूं, जिसका कोई एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। A contingent liability fails to meet the same, जैसे प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। प्रोविजंस करोगे, जैसे मानो कि आपको फ्यूचर में एक एसेट परचेस करना है, ठीक है, आपका पुराना मशीन को हटा के उसके जगह में एक न्यू मशीन इंस्टॉल करना है। सो इफ यू नो कि आपका न्यू मशीन का दाम क्या हो सकता है, तो आप प्रोविजंस करोगे तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा। लेकिन फ्यूचर में आपका क्या लायबिलिटी हो सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसका कोई आपको फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके लिए आप क्या करोगे सर? कंटिंजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट द रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया। Contingent liability include present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that settlement of those obligations will require outflow of economic benefit or amount cannot be reliably estimated. The main point is that the contingent liability को estimate करना possible नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रोविजंस को एस्टिमेट करना पॉसिबल है, प्रोविजंस को एस्टिमेट करना पॉसिबल है। If the management estimate that it is less likely that any economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it disclose the obligation as contingent liability. अगर management estimate करता है that it is less likely that any economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, मतलब अगर उनको लगता है कि उतना ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ मतलब फार्म से आउट नहीं होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशंस में उसके पास जो ऑब्लिगेशंस होता है वो ऑब्लिगेशंस को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे बताते हैं, क्योंकि उसको क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगा तो देना पड़ेगा, ना होगा तो नहीं देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोविजंस मतलब जिसको क्लियरली हम लोग एस्टिमेट कर पाए, और कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। Let's take an example to understand the distinction between provision and contingent liability. The central excise officer, excise मतलब जो हमारे देश में इंडस्ट्री चलता है ना, इंडस्ट्री जो कोई मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद हमें उस प्रोडक्ट को जब फैक्ट्री से निकाला जाता है ना, तो उसमें एक टैक्स देना पड़ता है, उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। आजकल एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी के अंडर में ही काउंट किया जाता है सर। धीरे धीरे एक्साइज कॉन्सेप्ट को हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल है तो बता देते हैं सर। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इंपोजेस अ पेनल्टी ऑन अल्फा लिमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ ए प्रोविजन इन द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। द कंपनी गोज ऑन एन अपील, कंपनी अपील किया कि नहीं हम नहीं दे देंगे, मतलब कंपनी का मानना है कि हमने गलती नहीं किया। If the management of the company estimate that it is probable that the company will have to pay the penalty, it recognizes the provision for the liability. On the other hand, if the management anticipate that the judgment of the appellate authority will be in its favor and it is less likely that the company will have to pay the penalty, it will disclose the obligation as contingent liability instead of recognition of provisions for the same. I hope कि आपको क्लियर है। मतलब अगर कंपनी को पता है कि उसे लायबिलिटी कितना पे करना होगा, बिकॉज देखो सर, ये तो बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि अगर वो कंपनी बिजनेस कर रहा है मार्केट में, अगर उसको पता है कि उसने गलती किया है, ठीक है, फिर भी उसने अपील किया ताकि थोड़ा केस को डिले किया जाए। अपील क्यों करते हैं? थोड़ा केस को डिले किया जाए। अगर मुझे पता है कि मैंने गलती किया लेकिन फिर भी मैंने केस कर दिया क्योंकि थोड़ा डिले करने के लिए, क्योंकि मैं अभी इतना पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है कि मुझे देना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट मेरे अगेंस्ट में ही जजमेंट देगा, क्योंकि मैंने गलती किया, मुझे पता है। तो अगर मुझे पता है कि मैं गलती किया और मुझे इतना अमाउंट देना पड़ सकता है, कोर्ट क्या बोलेगा उसके बाद ही, लेकिन मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, तो मैं उसका प्रोविजंस करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं गलती नहीं किया या फिर एपेलेट अथॉरिटी विल बी इन इट्स फेवर, मतलब मेरे फेवर में देगा, मतलब मेरा गलती नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे केसेस में आप इसको एक नॉर्मल ऑब्लिगेशंस की तरह देखोगे। इट विल डिस्क्लोज द ऑब्लिगेशन एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक रिसेंट सिनेरियो बताता हूँ सर। आप लोग गूगल का केस के बारे में जानते हो? गूगल पेनल्टी केस इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल के ऊपर है सर कितना, तो करीब करीब 936 करोड़ के ऊपर का पेनल्टी ठोका है, जानते हो आप? ये देखो सर, ये सब कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर है, कंपटीशन कमीशन इकोनॉमिक लॉ में इसको पढ़ाया जाता है सर। गूगल ने স্যার এখনো তো কিছু জাজমেন্ট হয়নি, এনসিএলটি কাছে গেছে।
ये अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, अपील किया है गूगल ने। लेकिन ये देखो कब का न्यूज है, ये जनवरी 11 का। एनक्लैट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल refuses interim relief to Google on 936 crore penalty imposed by CCI। CCI कौन है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब एक्चुअली गूगल के प्रति, गूगल के अगेंस्ट में ये क्लेम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि गूगल अपना मोनोपोली का यूज करके एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट को अपने तरफ खींच रहा है। मतलब लोगों को बाध्य कर रहा है बाकी दूसरे प्लेयर को एडवर्टाइजमेंट के लिए। मतलब सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट लोग गूगल में कर रहा है और गूगल बेसिकली बाकी हर किसी को मार्केटिंग से आउट कर रहा है और अपना मोनोपोली का बहुत जोर का यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसी मैटर पे ये केस बना था और गूगल पे करीब 1000 समथिंग का फाइन लगाया गया था, जिसका एक्चुअल अमाउंट है 936 करोड़ का। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जनवरी 11 को, मतलब 2 दिन पुराना केस है, डिक्लाइन टू ग्रांट इंटरनल रिलीफ टू गूगल सीकिंग ए स्टे ऑन कंपटीशन वॉचडॉग। मतलब कंपटीशन देखने के लिए हमारे देश में सीसीआई बना हुआ है सर, कंपटीशन कमीशन की। हर कोई एक इक्वल कंपटीशन के, मतलब एक रीजनेबल हिसाब से बिजनेस करे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसा हो, आपका बिजनेस ज्यादा फैला हुआ हो तो आप मार्केट को अपनी तरफ खींच लो। ठीक है, उसको देखने के लिए सीसीआई है। तो सीसीआई ने गूगल पे 936 करोड़ का पेनल्टी लगाया कि वो अपना डोमिनेंट पोजीशन का फायदा कर रहा है, स्पेशली प्ले स्टोर पॉलिसी। मतलब गूगल का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पॉलिसी, उसके लिए एक बेंच बनाया गया, 2 मेंबर बेंच। बेंच मतलब जो कोर्ट में डिसीजन लेगा, लॉयर का बेंच होता है सर। ठीक है, स्टूडेंट वाला बेंच नहीं रहा बाबा, लॉयर का बेंच। A 2-member bench comprising Justice Rakesh Kumar and Alok Srivastava issued a notice to the Competition Commission of India and other respondent had posted the matter for hearing April 17, 2023। अब इसका हियरिंग होने वाला है 17 अप्रैल 2023 को, याद रखना सर डेट। ठीक है, लास्ट वीक एनक्लेट आल्सो डिक्लाइन टू स्टे अनदर सीसीआई ऑर्डर इन व्हिच इट हैज स्लैप्ड अ पेनल्टी ऑफ 1337। हाँ, इतना पहले हुआ था, 1337 करोड़ का हुआ था ऑन गूगल फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस इन रिलेशन टू एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तो अब भारत सरकार ने इस पे पेनल्टी लगाया करीब 1,500 करोड़ के आसपास, 1300 करोड़ समथिंग। ठीक है, गूगल वाज फाइंड ओवर 2200 करोड़ इन 2 सीसीआई रूलिंग लेस देन अ वीक apart in October, marking a setback for the tech titan in one of the most promising digital market global। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है और उसका वो मिसयूज कर रहा है, उसका वो डोमिनेंट पोजीशंस का मिसयूज कर रहा है। अब इस अगेंस्ट में भी केस बना है। अब देखो, अगर गूगल को पता है कि वो सच में प्रॉब्लम किया है तो गूगल उसके लिए प्रोविजंस बनाएगा पेमेंट करने की। लेकिन अगर गूगल को पता है कि भाई गूगल के फेवर में केस आएगा तो फिर गूगल उसको एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि गूगल का मैनेजमेंट इसको कैसे सोचता है कि 936 करोड़ का वो प्रोविजंस बना के अलग अलग करके प्रोविजंस बनाएगा और उसको अकाउंट्स में दिखाएगा। अगर प्रोविजंस बनाएगा तो बिल्कुल अकाउंट्स में दिखाएगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? बाकी पूरा केस पढ़ लीजिएगा एक बार। ये सब एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन हुआ सर, एकदम मतलब जो पढ़े उसका रियल लाइफ सिचुएशंस को भी देख लिया हम लोग। देखा कि नहीं देखा बोलो? ठीक है, अब गूगल अपने अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करेगा, अब ये डिपेंड करता है कि इसके सोच क्या है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, और प्रोविजंस सोच रहे हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी सोच रहा है। अब और क्या हो सकता है सर? मेरे हिसाब से ये काफी बेहतर एग्जाम्पल निकल गया। मतलब कहीं कभी ना, कभी कभी ऐसा होता है सर, बेहतर एग्जाम्पल आ जाता है। अगर बेहतर एग्जाम्पल आ जाए तो उसका फायदा सबको मिल जाता है। कोशिश तो हमेशा रहता है सर बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाए, बट हर दिन इक्वल नहीं जाता। बट चलो सर, कोई बात नहीं। ओके, आज इतना ही है सर। एक काम करना है आप लोगों को, आप लोगों को एक काम करना है। मैंने कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी से सारा पॉइंट कवर अप कर दिया। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नोट्स के अंदर मिलेगा। मैं नोट्स आप लोगों को शेयर करता हूँ, मुझे थोड़ा व्हाट्सएप करके रखो। ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों का मेरे पास अभी इनकम टैक्स का बेसिक क्लास है, जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, उनका क्लास मैं 11:40 से स्टार्ट करूंगा सर, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों का है, जिनका नहीं है वो समझ गया, जिनको मैं ऑलरेडी मैसेज किया था वो लोग जरूर ज्वाइन कर ले सर, इनकम टैक्स बेसिक्स में, जो हाफ एन आवर बाद स्टार्ट होगा। স্যার বলছি ঠিক আছে, বল। স্যার বলছি যে এই অ্যাকাউন্ট বেসিক অফ অ্যাকাউন্টস এর যে আগের যে ক্লাসটা করেছিলেন না, আগে একটা দুটো, প্লেলিস্ট গুলো পাঠাতে হবে তো?
হ্যাঁ ওইগুলোতে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবেন আর ওর নোটস গুলো পাঠিয়ে দেবেন ওগুলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি বিকেলের দিকে পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে স্যার, টাটা, বাই। টাটা। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। স্যার বল দাদা। স্যার বলছি কোল ইন্ডিয়া থেকে একটা মেসেজ এসছে মুকেশ চৌধুরীর একটা ইয়ের জন্য, ডাইরেক্টরের জন্য। স্যার এটা ভোট কি করব কি করব না বুঝতে পারছি না। কি কেস আছে না দেখলে না দেখো, স্যার রেজলিউশন পাস ডাইরেক্টর করতে হবে। মার্কেটিং এ অ্যাপয়েন্ট করবে, ফুল টাইম ডাইরেক্টর মার্কেটিং এ ওনাকে অ্যাপয়েন্ট করবে, তার জন্য একটা মানে অর্ডিনারি রেজলিউশনের একটা ভোট আছে কোল ইন্ডিয়া থেকে। অনেক দিনই পাঠিয়েছে, আপনার পরীক্ষা চলাকালীন পাঠিয়েছিল, আমি তো স্যার তখন দেখিনি কিছু। আজই পরীক্ষার পরে দেখলাম যে এরকম মেসেজ এসছে। স্যার কি করি বলুন তো স্যার, মানে বুঝতে পারছি না, মানে তো ডিটেলসও কোথা থেকে কিছু পাবো না ওনার সম্বন্ধে, তো কি ভোট করবো সেটাই বুঝতে পারছি না। এবারে ভোট বলছি স্যার করবে আর কি করবে, এই তো 14 নতুন তারিখ থেকে স্যার ভোট দিয়েছে, 14 থেকে ফেব্রুয়ারি 3 নয় 5 পর্যন্ত। ফেভারে করে দে। ফেব্রুয়ারি করে দেবো। হ্যাঁ করে দে। রাখছি স্যার। আচ্ছা।